हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लगातार क्लासेस लेकर आएँगे और वो टॉपिक लेकर आएँगे, जो टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस यानी लगभग हिंदी बेल्ट के सभी पीसीएस को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सभी इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं और सिर्फ अपनी सिविल सर्विस की तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। क्योंकि ये चैनल मैंने जैसे बताया था कि आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक है? तो आइए, हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापारों में संलिप्त हो चुके थे और कंपनी घाटे में जा रही थी, उसकी व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही थी। इसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट में कौन-कौन से प्रोविजंस आए, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंट्रलाइजेशन पर बल दिया गया, कैसे मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हुआ करते थे उन्हें कैसे अधीनस्थ बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के, इस तरीके की चीजों को हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल इस्टेब्लिश की गई और काउंसिल के जो है उसमें जो डिसीजन लिया जाता था वो काउंसिल के सहमति से लिया जाता था। इसके बाद जब विवाद होता था तो उसमें मतदान होता था और मतदान के बाद जो है बेटा यहाँ पर निर्णय आता था। ठीक है? तो इसके बाद हमने 1781 के एक्ट को देखा, 1781 का एक्ट जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्यों आया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल तथा जो रेवेन्यू से जुड़े हुए मैटर थे, उन सब में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, किस तरीके की पावर ओवरलैपिंग की स्थिति थी, इन तमाम चीजों को सॉल्व करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसीलिए इस एक्ट का नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट पड़ा। तो इसके आगे आज की क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। क्यों आया था और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्ट को लाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि भाई कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण को और ज्यादा मजबूत बनाना था। मतलब और ही अच्छे तरीके से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार और संसद के माध्यम से। इसलिए और ज्यादा कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए इसको लाया गया। जैसे इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा बेटा? तो क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिट्स द यंगर, क्या नाम था? पिट्स द यंगर, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा और इस एक्ट को भेजने के पीछे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल स्टैब्लिश करना था। मुख्य कारण यहां पर यही था। ठीक है? क्या देखेंगे, प्रोविजन क्या था, उद्देश्य क्या था? तो यहां आप देख सकते हो कि इसका उद्देश्य जो है, देखिए उद्देश्य क्या है। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसमें आप लोग देखेंगे कि कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण को इस्टैब्लिश करने का काम किया गया कि कंपनी का प्रशासन जो है उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण स्थापित कर सके। जैसा मैंने आपको बताया, यही मुख्य काम था इसका। इसके साथ साथ टू सेपरेट पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन, यानी कि कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन यानी कि व्यापारिक कार्य और इसके साथ साथ राजनीतिक कार्यों को अलग करने का काम किया गया, प्रयास किया गया कि इसके माध्यम से ऐसा किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया गया। कैसा शासन प्रणाली? उत्तरदायी शासन प्रणाली, अकाउंटेबल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम जो है डेवलप करने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद बेटा इसमें जो है क्या-क्या प्रावधान थे, कौन-कौन सी बातें की गई, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? इसमें देखिए,
दोहरी शासन प्रणाली यानी दोहरी शासन प्रणाली की बात हो रही है। दोहरी शासन व्यवस्था जैसे कि कंपनी की मैंने आपको बताया था कि कंपनी पर नियंत्रण के लिए पहले से ही एक बोर्ड था, एक जो है एक परिषद हुआ करती थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल कहते थे। ये जो है कंपनी पर थोड़े बहुत कंट्रोल करते थे, जैसे कि मैंने पिछले एक्ट में बताया था कि अब ये ब्रिटिश निगरानी में थे, इनकी रिपोर्ट्स ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की जाती थी, तो और ज्यादा इसको बढ़ाने का काम किया गया। यहाँ पर डुअल सिस्टम या डायरार्की की व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग किया गया और इसमें कहा गया कि जो कंपनी है उसके व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण, निदेशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशक मंडल जो पहले से मौजूद था। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से, इस एक्ट के थ्रू बेटा एक परिषद बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्यों का एक ऐसा कंट्रोल बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जो है बोर्ड बनाया गया, एक नियंत्रण परिषद बनाई गई जिसका कार्य था कंपनी के व्यापारिक कार्यों का तो नियंत्रण करती थी कौन? तो उसे कहते थे निदेशक मंडल। निदेशक मंडल कहते थे। लेकिन निदेशक मंडल का काम था व्यापारिक कार्यों को देखना, लेकिन नियंत्रण परिषद का काम था कंपनी के राजस्व संबंधी मामले, कंपनी के प्रशासनिक मामले, कंपनी के राजनीतिक मामलों को डील करने का काम कौन करती थी बेटा? तो वो करती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी निर्णय किसके नियंत्रण में आते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में आते थे। इसके बाद इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भी शामिल किया गया ताकि डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ये सब कुछ चलता रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और एक्ट आता है जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ 1786। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था? तो कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका कार्य था कंपनी के प्रशासनिक और राजस्व संबंधित मामले को निगरानी करना, नियंत्रण करना। और ये 6 सदस्यीय यानी 6 मेंबर्स बॉडी थी, 6 सदस्यीय संस्था थी जिसका कार्य था देख रेख करना। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्यों को भी शामिल किया गया था। ठीक, यहां तक क्लियर है आपको? हम देखेंगे 1786। बेटा इस एक्ट जो है इस क्यों लाया गया, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। इस एक्ट को लाने के पीछे का क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया तो एक परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद, 4 मेंबर्स काउंसिल बनाया गया था गवर्नर जनरल के लिए, जिसमें गवर्नर जनरल जो है वो अपने जैसे गवर्नर जनरल का कोई भी निर्णय होता था तो वो परिषद की सहमति से ही होता था। यानी परिषद ज्यादा ताकतवर अपने आप को समझती थी और परिषद के अनुमति के बिना गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर पाता, जिसके कारण गवर्नर जनरल और परिषद में हमेशा तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। ठीक है? और बच्चों इसी समय जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये जिम्मेदारी देनी थी, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाए जाने की बात की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सरकार के सामने, ब्रिटिश संसद के सामने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि गवर्नर जनरल को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। उसने कहा कि गवर्नर जनरल जो है उसके पास ही सैन्य शक्तियां भी होनी चाहिए। उसने कहा कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद की डिसीजंस को ओवरराइड भी कर सकता है, मतलब कि उसको मानने से इनकार भी कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में उसे अकेले निर्णय लेने की भी शक्ति होनी चाहिए। ये तमाम शर्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सरकार के पास रखा जब उसे कहा गया कि आप गवर्नर जनरल बने। ठीक है? तो अब इस मांग को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को भारत में भेजा गया एक्ट ऑफ 1786 और भाई उनकी जो शर्तें थी उसको इस अधिनियम के माध्यम से फुलफिल किया गया।
ठीक है बेटा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक समस्याएं बनी रही क्योंकि फिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर भी उतना इफेक्टिवली पूरी समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सका। उसके बाद गवर्नर जनरल को परिषद द्वारा बाधित किया जाता था, यानी जो काउंसिल थी वो बार-बार जो है गवर्नर जनरल को फोर्स्ड करती थी, यानी कि गवर्नर जनरल के डिसीजंस को रोक भी सकती थी, वो रोकती थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष जैसी स्थिति बनी रहती थी, डिस्प्यूट जैसी स्थिति बनी रहती थी। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा मैंने आपको बताया कि व्यापक अधिकारों की मांग की और इसी अधिकारों को पूरा करने के लिए इस एक्ट को भारत में भेजा गया। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है हमारा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो बेटा उद्देश्य जो था वो प्रशासनिक निर्णयों में शीघ्रता और स्पष्टता लाना, भारत में केंद्रीकृत शासन को मजबूत करना, यानी सेंट्रलाइज्ड पावर को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां जब गवर्नर जनरल के पास होंगी तो गवर्नर जनरल के पास जब शक्तियां होंगी तो शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, क्योंकि जब शक्तियां एक व्यक्ति के पास ज्यादा होती है तो सत्ता का केंद्रीकरण होता है, शासन का सेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शासन में केंद्रीकृत शासन को मजबूत करना और गवर्नर जनरल की स्थिति को सुदृढ़ करना, यानी जो गवर्नर जनरल है उसे पावरफुल बनाने के लिए इसे ऐसा किया गया था, इसे लाया गया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्या-क्या मेजर प्रोविजंस थे, क्या प्रावधान दिया गया, कैसे बातें करी गई। तो आपको मैं बता दूं कि पहला प्रोविजन तो यही था कि जो गवर्नर जनरल है वो अपनी काउंसिल की बातों को ओवरराइड कर सकता है, उसके डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है, मानने से इनकार कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल के पास निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता होगा, यानी देखिए कि स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार उसके पास होगा। किस सिचुएशन में? आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी के सिचुएशन में। और अपने परिषद के निर्णयों को ओवरराइड करना या अस्वीकार करने की शक्ति भी इसके पास होनी चाहिए, ये बात बताया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि परिषद की भूमिका में कमी, यानी कि गवर्नर जनरल की जब शक्तियों को बढ़ाया गया तो उसकी जो काउंसिल थी उसके रोल में थोड़ी कमी आई। तो जाहिर सी बात है जहां पर एक व्यक्ति, जैसे कि अभी तक काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में संघर्ष चल रहा था, अब इस संघर्ष को कम करने के लिए गवर्नर जनरल के पास शक्तियों को बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है कि परिषद की शक्तियां क्या होंगी? सीमित कर दी गई। कैसी कर दी गई? सीमित कर दी गई। और याद एक बात मैं और बता दूं, मैं बार बार कहता था कि गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों में एक था, लेकिन अब क्या हुआ, इस अधिनियम ने उसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख बना दिया, यानी गवर्नर जनरल जो है वो रियल हेड हो गया एग्जीक्यूटिव का, वास्तविक प्रमुख बना दिया गया उसे। किसका? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख बनाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को ये शक्ति मिल गई। इसके बाद बच्चों सैन्य शक्तियों का एकीकरण, यानी कि जो मिलिट्री पावर था वो भी एकीकृत हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी दे दी गई, यानी गवर्नर जनरल को सेना का सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया कि भाई सेना का कंट्रोल गवर्नर जनरल की हाथों में होगा। एक एक प्रोविजन को ध्यान से सुनिएगा, हर एक प्रोविजन से क्वेश्चंस बनने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, पहला क्या हो गया कि भाई गवर्नर जनरल को सेना का सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया। दूसरा, सैन्य निर्णयों में परिषद की बाध्यता समाप्त कर दी गई। अब तक काउंसिल की बातों को सुनना पड़ता था, लेकिन अब ये लिमिटेशन खत्म हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सेम वही बात इंग्लिश में कि सुप्रीम कंट्रोल ओवर मिलिट्री अफेयर्स को जो है दिया गया किसके हाथों में? गवर्नर जनरल के हाथों में। और काउंसिल की जो मैंडेटरी था उसको जो है कंसेंट को खत्म कर दिया गया कि अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी निर्णय को मानना बाध्य नहीं होगा, ये बात उसमें स्पष्ट करी गई। यानी ये पूरा प्रावधान जो 1786 का है, ये गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए लाया गया था।
गवर्नर जनरल को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लाया गया था। और जब गवर्नर जनरल ज्यादा मजबूत होगा तो शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, यानी कि मूल रूप से शक्तियों के केंद्रीकरण के लिए। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की दोहरी भूमिका, बेटा डुअल रोल मतलब कैसे दोहरी भूमिका हो गई? पहला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक तो पहली भूमिका ये रही, और दूसरा कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, यानी सेना का प्रमुख। यानी एक भूमिका गवर्नर जनरल की और दूसरी भूमिका सेना के प्रमुख के रूप में यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, यही सेम बात यहां बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे एक और अधिनियम आता है बेटा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब एक्ट आए, कहा गया कि प्रत्येक 20 साल के बाद चार्टर एक्ट भेजा जाएगा, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब 20 ईयर बीतेगा तो आप देखेंगे आएगा समय 1793, और 1793 में एक चार्टर एक्ट आने की बात की गई, एक चार्टर एक्ट लाने की बात की गई। ठीक है, अब चार्टर एक्ट कैसे आता है, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, तो देखिएगा, पहला जो ये चार्टर एक्ट 1793 में आता है, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया ये चार्टर एक्ट, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। ये जो चार्टर एक्ट लाया गया है बेटा, इस चार्टर एक्ट में बस केवल और केवल रिन्यूअल किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर पहली बार आया था, जिसमें 15 वर्षों के लिए मोनोपोली मिली थी, ट्रेड मोनोपोली, फिर उसके बाद वहां के राजा ने उसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया था उस चार्टर को। तो यहाँ पर रिन्यूअल किया गया, चार्टर रिन्यूअल एक्ट भी इसको कहते हैं, कि यह एक चार्टर का नवीनीकरण था, जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ट्रेड मोनोपोली को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी ट्रेड मोनोपोली जो है वो अगले 20 साल तक बनी रहेगी कंपनी की। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक बात और बताया गया है कि प्रशासनिक ढांचे में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि जो शक्तियां 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी, वही शक्तियां आगे आने वाले गवर्नर को भी दिया जाएगा, ये बात स्पष्ट कर दिया गया। यानी 1786 के गवर्नर जनरल को दिए गए अधिकार, वो सारे अधिकार आने वाले सभी गवर्नर्स को दिए जाएंगे, ये बात इसमें स्पष्ट किया गया। आप देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी ब्रिटिश नियंत्रण सरकार स्थापित हो चुका था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश नियंत्रण जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, जब पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण जो है बहुत ही मजबूती से यहाँ स्थापित हो गया। इसके बाद गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई गई, और उन्हीं व्यवस्था को 1793 के चार्टर के तहत आगे के लिए जारी रखा गया, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए, प्रमुख प्रावधान, मेजर प्रोविजंस, क्या मेजर प्रोविजंस है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि चार्टर एक्ट में जो है 20 वर्षों के लिए जो ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी का था, उसे अगले 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया, रिन्यूअल हो गया इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का। इसके साथ-साथ भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा, यानी जो मोनोपोली थी वो बना रहा। आगे है कि जो कंपनी के अधिकारी थे, जो गवर्नर जनरल थे या अन्य जगहों के जो गवर्नर हैं, उनकी सैलरी को अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि जो भारत का जो राजस्व था, उससे कंपनी के अधिकारियों को सैलरी और वेतन दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें और जो है चार्टर एक्ट 1793 में बताई गई थी। ठीक है, इसके आगे और भी बहुत सारे चार्टर एक्ट आएंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि 1793 के बाद जब आप 20 इसमें ऐड करेंगे, 1830 आएगा। इसके बाद जब 20 ऐड करेंगे तो 1833 आएगा, फिर 20 ऐड करेंगे तो 1853 आएगा। तो ये तमाम चार्टर एक्ट अभी आएंगे, क्योंकि 1853 का जो चार्टर एक्ट होगा वो लास्ट चार्टर एक्ट होगा, क्योंकि उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है सैनिकों का, और
कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भारत में जो है वायसराय शासन करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ तक चीज़ों को हमने क्लियर किया। अगले क्लास में हम लोग आगे के चार्टर एक्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा और एक बात ध्यान रखिएगा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना ही।